तो चलिए आज एक ऐसे सफर पर निकलते हैं, एक ऐसा सफर जिसे सिर्फ आंखों से देखा नहीं जाता बल्कि आत्मा से महसूस किया जाता है। इसका नाम है साना साना हाथ जोड़े, मतलब छोटे छोटे हाथ जोड़कर। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एक प्रार्थना है। और पता है, यही प्रार्थना हमें हिमालय के बिल्कुल दिल में ले जाने वाली है, एक ऐसी यात्रा पर जो सुंदरता, संघर्ष और आध्यात्मिकता की कई परतों को एक एक करके खोलेगी। जरा सोचिए, आप रात के गैंगटॉक में हैं, वही गैंगटॉक जिसे मेहनतकश बादशाहों का शहर कहते हैं। और यहाँ पहुँचते ही जो पहला नज़ारा दिखता है ना, वो बस हैरान कर देता है। लेखिका को ऐसा लगा जैसे मानो पूरा का पूरा आसमान ही उलट गया हो और सारे तारे टूटकर जमीन पर बिखर गए हों और नीचे टिमटिमा रहे हों। सोचिए, एक ऐसा शहर जो रोशनी से नहीं बल्कि सितारों से बना हुआ लगे। तो चलिए इसी के साथ कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, सितारों का एक शहर। हम महसूस करेंगे गैंगटोक की उस जादुई रात को, वो पहली नज़र का जादू जिसने लेखिका को अपनी तरफ खींच लिया और इस यादगार सफ़र की नींव रखी। अच्छा, इस सफ़र का जो नाम है साना साना हाथ जोड़ी, ये आया कहाँ से? दरअसल ये एक नेपाली प्रार्थना है जो लेखिका ने सुबह सुबह एक स्थानीय लड़की से सीखी थी। और ये सिर्फ शब्द नहीं है, बिल्कुल नहीं, ये तो इस पूरे सफ़र की आत्मा बन जाते हैं, एक गाइड की तरह जो हर कदम पर याद दिलाता है कि ये सिर्फ घूमना फिरना नहीं है, ये तो एक तरह की तीर्थ यात्रा है। तो अब शहर की जगमगाहट को पीछे छोड़ते हैं और खुली सड़कों पर आते हैं, एक ऐसी जगह जहां लगता है जैसे हवा में प्रार्थनाएं तैर रही हों। यहीं से सिक्किम के कल्चर और उसकी आत्मा को समझने का असली सफर शुरू होता है। हर मोड़ पर, हवा के हर झोंके में विश्वास के नए नए रंग और गहरे मतलब छिपे हैं। रास्ते में जो सबसे पहली और सबसे असरदार चीज नजर आती है वो हैं ये प्रार्थना की ध्वजाएं या पताकाएं। ये आपको हर जगह दिखेंगी, हवा में फहराती हुई। पर एक बात है, ये सिर्फ कपड़े के रंगीन टुकड़े नहीं हैं। नहीं, ये शांति और अहिंसा के प्रतीक हैं जिन पर मंत्र लिखे होते हैं। और ऐसा माना जाता है कि ये मंत्र हवा के साथ पूरे ब्रह्मांड में फैल जाते हैं। और इन पताकाओं के बारे में एक और बड़ी दिलचस्प बात है, ये दो तरह की होती हैं और दोनों का मतलब बिल्कुल अलग है। एक तरफ है सफेद पताकाएं, ये तब लगाई जाती हैं जब किसी की मृत्यु हो जाती है, उसकी आत्मा की शांति के लिए। और दूसरी तरफ है रंगीन पताकाएं, ये किसी नए और अच्छे काम की शुरुआत में लगाई जाती हैं। तो एक तरफ शोक और शांति और दूसरी तरफ उत्सव और नई उम्मीद। ये जीवन मृत्यु का पूरा चक्र कितना सुंदर तरीके से दिखाते हैं, है ना? सफर में एक और खास आध्यात्मिक चीज मिलती है, धर्म चक्र। इसे प्रेयर व्हील भी कहते हैं और लोगों का मानना है, गहरा विश्वास है कि इसे घुमाने से ही इंसान के सारे पाप धुल जाते हैं। ये सिर्फ एक पहिया नहीं है, ये विश्वास का एक जीता जागता प्रतीक है जो इस जगह की रूह को दिखाता है। तो अब आस्था की दुनिया से निकलकर चलिए प्रकृति के संगीत में डूबते हैं, झरनों के गीत में। यहाँ पर आकर ये यात्रा सिर्फ एक खोज नहीं रहती, बल्कि प्रकृति की उस कच्ची अनछुई सुंदरता में खो जाने जैसा अनुभव बन जाती है। लेखिका यहाँ के नज़ारों में इतनी खो जाती हैं कि उन्हें बाहरी दुनिया का कोई होश ही नहीं रहता। और फिर वो पल आता है जब बाहर की दुनिया और अंदर के एहसास दोनों एक हो जाते हैं। सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल के पास पत्थरों पर बैठकर लेखिका को सिर्फ झरने की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी, उन्हें अपनी आत्मा का संगीत सुनाई देने लगा था। ये प्रकृति के साथ एक बहुत ही गहरा, एक रूहानी कनेक्शन था। वहां पर हर चीज में एक रफ्तार थी, एक लगातार बहाव, बहती हुए झरने, तेजी से बहती तीस्ता नदी, आसमान में चलते हुए बादल और हवा में झूमते फूल, मतलब सब कुछ अपनी ही एक लय में आगे बढ़ रहा था। और ये सब देखकर एक ही एहसास होता था, चरैवेती, मतलब चलते रहो, बस चलते रहो। लेकिन अब कहानी में एक बहुत जरूरी और तेज मोड़ आता है। हम उस खूबसूरत दुनिया से अचानक एक कठोर, छिपी हुई सच्चाई की तरफ मुड़ते हैं, क्योंकि पहाड़ों की इस बेमिसाल सुंदरता की एक कीमत होती है और उस कीमत को चुकाने वालों की कहानी जानना भी उतना ही जरूरी है। और सवाल यही है कि इस स्वर्ग जैसी दिखने वाली जगह के बीच वो कौन सी कठोर हकीकत है जो हमारी नज़रों से छिपी हुई है,
ये सवाल हमें एक पल रुक कर सोचने पर मजबूर करता है। ये कहानी का वो मोड़ है जो हमें सुंदरता के पर्दे के पीछे देखने और उस कीमत को समझने के लिए तैयार करता है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। और तभी लेखिका को वो नज़ारा दिखता है जो दिल को झकझोर देता है। उस अद्भुत खूबसूरती से बिल्कुल बेपरवाह कुछ पहाड़ी औरतें पत्थर तोड़ रही थीं, हाथों में कुदाल और हथौड़े लिए। कुछ की पीठ पर तो बच्चे भी बंधे हुए थे। सोचिए, एक तरफ जन्नत जैसा नज़ारा और दूसरी तरफ जिंदगी की इतनी कठोर लड़ाई। ये एक ऐसा सच था जो हैरान कर देने वाला था। और फिर सामने आता है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का एक साइन बोर्ड जिस पे लिखा था, एवर वंडर्ड हु डिफाइड डेथ टू बिल्ड दीज रोड्स। मतलब, क्या कभी सोचा है कि इन सड़कों को बनाने के लिए किसने मौत को भी चुनौती दी? ये एक सीधा सवाल है, एक ऐसा सवाल जो सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम जिन रास्तों पर इतनी आसानी से चलकर इस सुंदरता तक पहुंचे हैं, उन्हें बनाने के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान जोखिम में डाली होगी। तो चलिए अब सफर के अगले और शायद सबसे रोमांचक हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। मंजिल है कटाव, जिसे कहते हैं भारत का स्विट्जरलैंड। यहाँ का रास्ता और भी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन उतना ही उम्मीद और एडवेंचर से भरा हुआ भी। ये रास्ता खुद में एक मंजिल जैसा है जो हर पल हिम्मत को टेस्ट करता है। और इस धुंध और फिसलन भरे रास्ते पर बड़े ही मजेदार वार्निंग साइन भी मिलते हैं। एक तरफ तो मजाक में लिखा है इफ यू आर मैरिड डिवोर्स स्पीड, तो दूसरी तरफ एक गंभीर चेतावनी भी है, दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत टली। मतलब मजाक और खतरे का एक अजीब सा कॉम्बिनेशन जो बार बार याद दिलाता है कि पहाड़ों में जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। और जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती है, दूर पहाड़ों पर बर्फ की पहली झलक दिखाई देती है। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया हो। कहीं कहीं थोड़ा बचा रह गया हो और बाकी धूप में बह गया हो। इस नज़ारे को देखकर दिल का एक्साइटमेंट और भी बढ़ जाता है। ऐसा लगता है कि बस मंजिल अब करीब है। और आखिरकार वो अपनी मंजिल पर पहुंच ही जाते हैं। गाइड जितेन बड़े गर्व से कहता है, कटाओ भारत का स्विट्जरलैंड है। पर असली बात तो तब होती है जब लेखिका की दोस्त, जो स्विट्जरलैंड देख चुकी थी, कहती है कि ये तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। ये वो पल था जब भारत की अनछुई सुंदरता ने दुनिया की मशहूर जगहों को भी पीछे छोड़ दिया। और फिर इस पूरी चढ़ाई का सबसे जादुई पल आता है। एक चमत्कार की तरह हल्की हल्की बर्फ गिरने लगती है, बिल्कुल महीन महीन मोतियों जैसी। सफर में ये पहली बार हो रहा था, और उस पल की खुशी, वो हैरानी, उसे शब्दों में बताना मुश्किल है। ये उस लंबी और खतरनाक यात्रा का सबसे खूबसूरत इनाम था। तो अब हम इस सफर के आखिरी हिस्से पर आते हैं, जहां हमें मिलता है सड़क का दर्शन। मतलब इस यात्रा से मिली सबसे गहरी सीख। हम देखेंगे कि कैसे ये सिर्फ एक घूमना फिरना नहीं था, बल्कि एक ऐसा अनुभव था जिसने लेखिका के दुनिया को देखने का नजरिया और जिंदगी को समझने का तरीका ही बदल दिया। तो सबसे बड़ी सीख क्या मिली? कटाव के उस जबरदस्त अनुभव के बाद युमथांग, जो कि अगला स्टॉप था, थोड़ा फीका सा लगा। और बस यहीं पर लेखिका को यह एहसास हुआ कि कई बार मंजिल से ज्यादा रोमांचक तो मंजिल तक का सफर होता है। असली खजाना तो रास्ते में ही मिल जाता है, आखिरी पड़ाव पर नहीं। सफर में एक और गहरा एहसास होता है इंसान और प्रकृति के टूटे हुए रिश्ते का। तीस्ता नदी के किनारे एक शांत पल में उनके मन में एक बहुत गंभीर ख्याल आता है कि हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की लय के साथ जो खिलवाड़ किया है, वो एक ऐसा गुनाह है जिसे शायद माफ नहीं किया जा सकता। और ये एक ऐसी सच्चाई है जो आज हम सब के लिए कितनी ज़रूरी है। और आखिर में इस यात्रा का सबसे बड़ा सार, हिमालय अब लेखिका के लिए सिर्फ खूबसूरत पहाड़ नहीं थे। वो अब सिर्फ एक कविता नहीं, बल्कि एक दर्शन, एक फिलॉसफी बन चुका था। दुनिया को देखने का, जिंदगी को समझने का एक बिल्कुल नया तरीका। ये यात्रा हमें यही सिखाती है कि कभी-कभी एक जगह से दूसरी जगह जाना आपको कहीं और नहीं, बल्कि आपके अपने ही अंदर और ज्यादा गहरा ले जाता है। तो सवाल ये है कि अगली यात्रा कौन सा दर्शन सिखाने वाली है?